प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप हिंदी के तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जिसका संबंध है जयप्रकाश नारायण से। ये जो भाषण है संपूर्ण क्रांति आपके चैप्टर में कौन देने वाले हैं? जयप्रकाश नारायण। अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, हो सकता है कि लेखक भी पूछ दे, तो आप क्या कहोगे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की जीवनी को मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने सही से उस वीडियो को देखा होगा तो एक चीज़ मैंने ये भी बताया है कि जयप्रकाश नारायण जो भाषण दिए हैं पटना के गांधी मैदान में, डेट कौन सा था? 5 जून 1974 ईस्वी। 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक भाषण दिए थे। ये चैप्टर जो है संपूर्ण क्रांति, उसी का एक अंश है। इस चैप्टर में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश सम्मिलित है, एक टुकड़ा सम्मिलित है। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि इसका पूरा भाषण एक पुस्तक में लिखा हुआ है, लिखित रूप में एक पुस्तक में है। तो आप मुझे बताओ कि उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें इसका पूरा भाषण लिखा हुआ है। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है। अगर आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं मानता हूँ कि सच में आप सही ढंग से पढ़ाई कर रहे हो। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर को। लाइन बाय लाइन मैंने टाइप किया है यहाँ पर। पूरी कोशिश की है कि एक भी शब्द गलत ना हो। जिस तरह चैप्टर में आपके लिखा हुआ है मैंने उसी प्रकार यहाँ पर टाइप करने की कोशिश की है। इसको पढ़ने के बाद अगर सही से आप पढ़ लेते हो तो चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, ठीक है। जब आप चैप्टर को ओपन करेंगे देखेंगे तो सबसे फर्स्ट लाइन में आपको मिलेगा, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों। ये जयप्रकाश नारायण जी जब भाषण दे रहे थे तो फर्स्ट लाइन में यही बोले थे, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाई और बहनों। अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, ऐसा कौन कर रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे कहा गया कि वह कविता सुना दें या नहीं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारे स्मृतियाँ और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया। इससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका। ये सारा चीज़ जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में बोल रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए तभी आपको समझ में आएगा। वहाँ दिनकर जी और गंगा बाबू मिलने आए थे जयप्रकाश नारायण जी से। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर बड़े प्रसन्न दिखे उनसे मिल करके। दिनकर कौन? रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि जो हैं। जो उन्होंने अभी हाल की कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का आपने जो किया है, मैं देखता हूँ। ओके, यहाँ तक जयप्रकाश नारायण जी बोले थे कि तालियां बजने लगी थी। होता भी है ऐसा भाषण में, जब कोई भाषण दे रहा है, कोई चुटीली बात आ गई तो जनता जो है तालियां बजाने लगते हैं। इसी प्रकार पटना के गांधी मैदान में भी तालियों की आवाज़ गूंज उठे थे। तो जयप्रकाश नारायण जी क्या बोले? तालियां हरगिज़ न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। अब मेरे मुंह से आप हुक्कार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूँगा वो विचार हुक्कारों से भरे होंगे। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा,
अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियां का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, ज़मीनों की कुर्कियां होंगी। यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है। वह तो एक मंजिल है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसके लिए सरदार भगत सिंह उनके साथी बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए। जिस स्वराज्य के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद जो स्वराज्य है उसमें जनता कराह रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता। जनता का कोई भी काम नहीं निकलता बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। ये सारा चीज़ जो है ना, जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में कह रहे हैं। ओके, आगे देखिए। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है, लेकिन गुलामी की शिक्षा पाकर दर दर ठोकरें खाना, नौकरी के लिए नौकरियां मिलती ही नहीं। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो इसी बात पर जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, ये इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, उसके घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने 3 मिनट में विलिंगडन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, जिस अस्पताल में गोयनका जी को पहुंचाया गया था, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि शायद उसे विलिंगडन नर्सिंग होम कहते हैं। ये कौन करे? जयप्रकाश नारायण जी करें। आगे कहते हैं कि सारा इंतजाम था वहाँ पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के। उनका वह सुंदर, सौम्य, जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते। आज दिनकर जी जो कविता लिखते हैं नए भारत के नव निर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है शुरू और प्रारंभ हो गया है। आज से हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर शुरू और प्रारंभ दोनों का अर्थ जो है एक ही होता है। लेकिन आप एक बात पर गौर करेंगे तो भाषण में हर कोई पढ़ा लिखा ही नहीं होता, कोई अनपढ़ भी होता है। तो कोई भाषण देने वाला अपने भाषण में किसी सरल शब्द को
और किसी कठिन शब्द को भी कभी कभी बोल देते हैं। शुरू और प्रारंभ दोनों एक ही चीज़ है, फिर भी ऐसा यहाँ पर लिखा गया आपकी बुक में। जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा। शुरू प्रारंभ हो गया है। वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती, लेकिन आज दोनों ही नहीं हैं, न दिनकर जी हैं और न बेनीपुरी जी। तो मित्रों, यह स्मृतियाँ जगी है और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। ये जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। आज तरुण उसे छात्रों से बराबर कहता रहता हूँ। तरुण और छात्रों, यहाँ पर और होना चाहिए, तरुण और छात्रों से बराबर कहता रहता हूँ। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ। संचालन समिति में बहस करता रहा हूँ। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे सलाह ले लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी की हो गए हैं, आप तो नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में, उत्साह है। ये भाषण देते वक्त पटना के गांधी मैदान में जितने लोग थे उन्हीं से रूबरू होकर के उन्हीं के समक्ष ये सारी बातों कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमसे सलाह ले लीजिए। ठीक है, आप तो नई पीढ़ी के लोग हैं, हम तो अलग पीढ़ी के थे, अलग पीढ़ी के हो गए, दूसरी पीढ़ी के हो गए, आप लोग नई पीढ़ी के हैं। ठीक, आगे देखिए। आगे कहते हैं कि देश का भविष्य आपके हाथों में, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं टालता रहा। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया, अपनी अयोग्यता का और नम्रतापूर्वक स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे, मतलब आगे बढ़ा दिया और पीछे से किसी के इशारे पर चल रहा है। इसी बात को यहाँ पर कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी। फिर समझिए आप इसे कि कोई नेता आगे बढ़ गया लेकिन चल तो रहा है, अपनी मर्जी से नहीं चल रहा है, उसे कोई चला रहा है। कठपुतली समझ सकते हो। तो यही कहते हैं कि मुझे कठपुतली नहीं बनना है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है जयप्रकाश नारायण तुम्हें। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है जयप्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूँगा। मैं सबकी सलाह लूँगा, तालियां नहीं। बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूँगा। छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी इस समय छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूँगा, समझूँगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूँगा, आपकी बात स्वीकार करूँगा। जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। और नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में ISC का विद्यार्थी था।
जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था। आईएससी, इंटरमीडिएट इन साइंस, ठीक है। हमारे साथ, हमारे निकट के साथी थे, वह सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे, अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थियों में। और हम सब ने एक गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन किया। आप जानते होंगे असहयोग आंदोलन को, जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र जो कहिए, मथुरा बाबू उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। महामना मदन मोहन मालवीय जी के मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड, मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी आईएससी की, पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। कोई धनी घर का नहीं हूँ मैं, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नॉन गजेटेड अफसर थे। उसकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच अमेरिका की कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, इसलिए अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे हैं। कितनी गालियां मुझे दी गई है, चूँकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूँ, ऐसा कुछ लोग कहते थे इनको। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे भी लगाए। ऐसा कौन कर रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। ये सारी बातें जिनको मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये सब कौन कर रहे हैं? जयप्रकाश नारायण, जेपी। ये एक भाषण है तो इसे उसी शब्दों में और उसी अंदाज में कहना पड़ेगा। इसमें हम कुछ मिलावट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भाषण है, सेम जैसे उन्होंने दिया है वैसे मुझे बोलना पड़ा है। ओके। और चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, बड़ा है, इसलिए एक वीडियो में ठीक नहीं होगा। इसके बचे हुए अंश को, बचे हुए भाग को मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। और एक बात कि इसे टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है मुझे, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। एक लाइक के साथ साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आगे की वीडियो जारी रख पाऊँ। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।